हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश एंड आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज हमारे इस पार्ट 2 की। ये हमारा कौन सा सेकंड पार्ट है। तो पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा अध्याय 1 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। तो हम द्रव्य की प्रकृति से वापस शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने द्रव्य की थोड़ी सी प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल की थी पढ़कर। तो देखो, अब तो दोस्तों यहाँ पर है, अपनी पूर्व कक्षा में आपने द्रव्य शब्द सुना है ना आपने। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जो वस्तु स्थान घेर गई तथा उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? अजी भैया, द्रव्य कहेंगे, मैटर कहेंगे। द्रव्य मतलब व्हाट इज द्रव्य? द्रव्य मतलब मैटर, मैटर मतलब पदार्थ। क्या? पदार्थ। लिख देते हैं, पदार्थ। तो चलिए, हमारे पास जो हमने अभी परिभाषा बताई है, जिसका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में या फिर अंडरलाइन कर लीजिएगा आपकी किताब में। क्या क्या बताया है हमने बता दिया कुछ ये चीज़ें। कैंसर की जो चीज़ें हैं कि भाई कैंसर की औषधि के लिए क्या क्या यूज में लिया जाता है। सिस्प्लाटिन, टैक्सोल और एड्स से संबंधित रोगियों के उपचार हेतु उपयोग में आने वाली एजिडोथाइमिडिन, AZD, ये दोनों उपयोग में लिए जाते हैं। तो इसके बारे में आज हमने बता दिया। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इसी तरह आपको द्रव्य की जो परिभाषा है जो हमने बताई थी उसको भी अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है। यहाँ पर लिख रहा है कि द्रव्य कहलाती है किसे? जो वस्तु स्थान घेरे, द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। यही है, आसपास की सभी वस्तुओं द्वारा बनी होती हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं किससे बनी होती है? पदार्थ, द्रव्य से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक हो या कलम, पेंसिल हो या जल, वायु हो या सभी जीव, सभी द्रव्य से बने हुए हैं। आप जानते हैं कि सभी का द्रव्यमान होता है और न ये कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं। तो भाई ये सभी द्रव्य हैं। अगर कोई भी वस्तु स्थान घेर रही है तो वो द्रव्य है? नहीं। दो कंडीशन सप्लाई होनी चाहिए। पहली, उसका द्रव्यमान होना चाहिए। दूसरी, वो कोई स्थान घेरनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर ये पेंसिल ले लो। चलो, ये पेंसिल है, ठीक है। तो ये इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब भार है। और ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है। ठीक है, स्थान घेर रही है। ओके, तो ये है, ये क्या हो गई? पदार्थ, द्रव्य हो गई। ये द्रव्य से मिलकर बनी हुई है, फिर तो ये कह सकते हैं। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें।
जिन्हें आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है और पढ़ते रहेंगे, अभी भी आपका पीछा छोड़े हैं क्या ये है। तो देखो द्रव्य की अवस्थाएं, तो द्रव्य की अवस्थाओं, ये भी एक गुणधर्म ही मान लो कि भाई 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। अब ठोस द्रव गैस इन तीनों के गुणधर्म पढ़ने हैं हमें, ठीक है। वैसे तो 3 के अलावा 2 और भी अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, एंड दूसरी होती है प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 2 और अवस्थाएं होती हैं, लेकिन हम इसमें तो बस 3 अवस्थाओं के गुणधर्मों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना दोस्तों, है। तो इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। अब देखो ये 3 अवस्थाएं, तो उनके कण कैसे होते हैं उसके बारे में हमें इस चित्र में बताया गया है। क्या है चित्र? ठोस द्रव गैसों में, गैसों तीनों की व्यवस्था। देखो ठोस है ना, ठोस जो ठोस है उसके कण देखो कितने पास पास हैं, बहुत पास पास है, पास पास है, ठीक है, इस तरह पास पास है। लेकिन जो इसके कण है ये थोड़े थोड़े दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, दूर दूर हैं। और इसके तो क्या बताएं, ये तो बहुत ही दूर जाएं जाएं जाएं। तो देखो इसके बहुत ही जकड़े हुए हैं, किसके? ठोस के कण। जब वो जकड़े हुए हैं एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है, तो क्या वो कभी हटेंगे क्या ऐसे दूर? खुद ही एक कण ऐसे कहे कि मेरे को जाने दो, और जाने दो जाने दो जाने दो, जा सकते हैं क्या? अरे नहीं जा सकते। तो उनका जो नहीं जा सकते तो वो ठोस हो गए, और उनका आकार है। अब मैंने जिस तरह ये पेंसिल है, इसके जो कण हैं वो कहीं और कहीं जा सकते हैं क्या? जा जा, तू तेरे कह रहा हूँ मैं, जा जा, नहीं गए ना। तो देख लो, तो इस ठोस के कण और कहीं नहीं जा सकते, तो ये ठोस हो गया। अब ठोस है तो इसका जो आकार है वो निश्चित है, अभी आकार निश्चित है। और जो इसका आयतन है, यानी कि जो इसके अंदर जो पदार्थ की मात्रा है, जो ये देखिए आप पेंसिल है, तो इसमें जो ये पदार्थ की मात्रा है, जो इसके अंदर जो माल भरा हुआ है, इसके अंदर जो लकड़ी है, जो ग्रेफाइट जो गुल है वो है, जितनी भी भरी हुई है उसे ही हम आयतन कहते हैं। तो इसके निश्चित आयतन है, उसमें से उसमें और डाल सकते हैं क्या हम? और डाल सकते हैं क्या? और आयतन डाल, और भी कुछ पदार्थ की मात्रा दे सकते हैं इसमें? नहीं दे सकते। तो ये बस इसका निश्चित आकार निश्चित आयतन हो गया। और दोस्तों क्या हो गया? और तो ये इसके कण हैं, वो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मेरे को जाने दो। और ये कभी बह सकता है क्या? ले बह बह, चल मैं इधर से ऐसे करता हूँ, बह जा, नहीं बहाना, तो ये बह भी नहीं सकता। अब द्रव्य, द्रव्य के बारे में हम पढ़ता है। द्रव्य क्या? द्रव्य 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 द्रव्य, तो द्रव्य के कण होते हैं दूर दूर, और इसी कारण द्रव्य है ना, द्रव्य उसका आकार निश्चित नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो मात्रा है, जो उसके अंदर ठोस ठोस के भरी है, जो आयतन है वो निश्चित होता है। अगर मैं 1 गिलास पानी में उसका आयतन नापूं तो आयतन उतना ही, और वो का वो ही पानी में दूसरे किसी बोतल में डाल दूं, तो उस बोतल में जब मैं डालूंगा तो वो आकार तो बदल गया। पहले ग्लास की शेप का था पानी, अब बोतल की शेप का हो गया, तो आकार तो चेंज हो गया, लेकिन जो इसके अंदर आयतन था वही उसी बोतल के अंदर आयतन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो आकार तो अनिश्चित है, यानी कि निश्चित नहीं है, किसी में भी डालो उसी का ही आकार ले लेगा। और आयतन है वो निश्चित होता है, ठीक है। अब हमारे पास आती है गैस। अब एक और चीज, भाई मैं जो द्रव्य है, कुछ भी मान लो, पानी जल वाटर, तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने ऐसे भेज दिया, चल भाई बह 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 बह, ये बह बह क्या करता है? फ्लो, फ्लोइंग, फ्लो, ठीक है। तो वो जो वाटर है
वो बहने लग जाएगा, तो उसमें बहने का गुण होता है। अब इसी तरह चल लो, हम करते हैं गैस की बात रे भैया, गैस की बात। तो गैस के कण देख लो आप कितने दूर दूर हैं। ठीक है, तो गैस को आप किसी की आकार दे सकते हो क्या? मैं गिलास में डाल दिया गैस को, अब गिलास से मैं उसी गैस को बोतल में डाल दिया, बोतल से मैं जग में डाल दिया, जग से और कहीं पे किसी में डाल दिया, और उसके बाद में वातावरण में फैला दिया उसी को निकाल कर। तो आकार तो हो गया अनिश्चित, निश्चित ही नहीं है आकार तो। अब आयतन के बारे में भी देखते हैं हम। देन तब हमारे पास आकार तो हो गया अनिश्चित। ओके, अब आयतन के बारे में भी देखते हैं। क्या इसका आयतन निश्चित होता है क्या? अब देखो भाई, आगे पढ़ लेते हैं। तो अब इसको मैं कहीं पे भी फैला दूं तो ये वहां पर बहुत दूर तक फैल जाएगा। ठीक है, अब इसका आयतन बताइए, निश्चित होता है या अनिश्चित? भाई मेरी तरफ से तो ना है, ना ही तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ठीक है ना दोस्त, मेरी तरफ से तो ना ही है। अब इसके बारे में पढ़ ही लिया है तो आगे चलें। अब पढ़ते हैं इसको। ठोसों में ये कण, ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत पास एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। कौन से कण? जो हमने ऊपर देखे, ये वाले कण, ये वाले जो ये कण है वो। ओके, इसी तरह अब आगे देखते हैं हम। ये बहुत गतिशील नहीं होते, ये क्या नहीं होते? बहुत गतिशील नहीं होते, ये गति ही नहीं कर सकते। द्रवों में कण पास पास तो होते हैं, लेकिन हल्के फुल्के दूर दूर भी हो सकते हैं। चलो पास पास होते हैं मान लिया, लेकिन हल्के फुल्के ठोसों की अपेक्षा तो इतने पास भी नहीं होते हैं। और ये गति भी कर सकते हैं, बह भी सकते हैं, बह भी सकते हैं, गति कर सकते हैं। लेकिन ठोसों और द्रवों की अपेक्षा गैसों में तो कण की बात ही छोड़ो भाई, वो तो बहुत दूर दूर होते हैं। वे आसानी और तेजी से इतनी तेज गति करते हैं भाई, क्या बताएं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। कौन कौन से? भाई जो ठोस है ना, ठोस, उसका निश्चित तो आकार होता है, निश्चित ही आयतन होता है। जो निश्चित ही तो आयतन और निश्चित ही आकार। द्रव की बात करें तो निश्चित तो आयतन और आकार है, वो निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है दोस्त। उसे किसी भी पात्र में डाल दे वो उसी का ही आकार ले लेगा। आगे देखें, हाँ देखो, अब गैस की बात करें तो क्या बताएं, गैस तो पूरा ही बेकार काम है उसका, तो भाई जिंदगी झंड है उसकी। तो आयतन भी नहीं है निश्चित, आकार भी निश्चित नहीं है। ठीक है, कुछ भी निश्चित नहीं होता। वह उस पात्र में के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। समझ में? किसी भी पात्र में डालो उसी का आकार है वो ले लेगी। अब भाई ताप, ताप है और दाब है, इनकी परिस्थितियों में, ताप और दाब की जो परिस्थितियां होती है उनमें परिवर्तन कर देना हम। जब हम उनकी परिस्थितियों में क्या कर देंगे? परिवर्तन। तो द्रव्य की जो तीन अवस्था है उनको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे के रूप में बदल सकते हैं ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा। ठीक है, अब ताप और दाब की परिस्थितियों से कैसे बदल सकते हैं हम? तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा जूम करो। देखो, ठोस को गर्म करा हमने, उदाहरण के साथ देखते हैं।
बर्फ उदाहरण ले लेते हैं, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास द्रव यानी कि पानी बन रहा है। फिर पानी को और गर्म कर रहा हूँ, यानी कि द्रव को और गर्म करेंगे तो वो हमारे पास गैस बन रहा है। तो उदाहरण साथ साथ चलते हैं कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, द्रव को और भी गर्म करेंगे तो गैस बनेगी। और अब पीछे रिवर्स देखते हैं, गर्म करा था, अब की बार ठंडा कर डालो, ठंडा, तो गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो हमारे पास द्रव बनेगा। तो ठंडा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, द्रव, पानी, लिक्विड, सॉरी नहीं भाई नहीं। अब देखो द्रव को जब ठंडा करेंगे तो ठोस बनेगा, यानी कि जब पानी को हम ठंडा करेंगे ना तो हमारे पास क्या बनेगी, बर्फ बनेगी। तो ये उदाहरण हो गया। अब इसको हम पढ़ देते हैं। ये जो हमने ऊपर देखा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो पढ़ते हैं। सामान्यतया किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव को और भी गर्म करो तो गैस या भाप या वाष्प इसमें परिवर्तित हो जाएगा। और विपरीत क्रिया करो, गैस को ठंडा करो, द्रव बनाओ, द्रव को द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और भी ठंडा करो, जमकर ठोस बन जाएगा। ठीक है, यही लिखा था, हमने पढ़ दिया। अब आगे देखते हैं भाई, द्रव्य का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। कक्षा 9 में, कक्षा 9 का पाठ 2 याद है? नहीं याद है, मेरे याद नहीं है। आप जान चुके हैं कि स्थूल एवं बड़े स्तर पर द्रव्य का मिश्रण एवं शुद्ध रूप पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अरे थोड़ा हल्का फुल्का मुझे याद आया, देखो हमने वहाँ पे मिश्रण के बारे में पढ़ा था, कोलाइडल, ठीक है, ये ऐसा ही कुछ नाम थे, तो उनके बारे में पढ़ा था हमने। तो उसी के बारे में बताया कि पदार्थ को है ना, वहाँ पे अपन ने मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में बांटा था। द्रव्य पदार्थ को किस में बांटा था, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के रूप में, ठीक है। तो इन्हें और आगे चित्र 1.2 में उपविभाजित, पहले तो हमने द्रव्य को सिर्फ और सिर्फ किस किस में, पहले तो हमने द्रव्य को सिर्फ और सिर्फ एक तो मिश्रण में और एक हमने बांटा था शुद्ध पदार्थ में, 2 ही भाग के रहे थे। लेकिन अब की जो ये सारणी है नीचे चित्र 1.2, उसमें इसके भी कई भाग दे रखे होंगे और इसके भी कई भाग दे रखे होंगे, ऐसे उपविभाजित कर रखा है। तो देखते हैं, अरे ये है क्या, अच्छा देखो, द्रव्य है ना, द्रव्य उसको मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में बांटा गया है। और मिश्रण समांगी भी हो सकता है, विषमांगी भी हो सकता है, यानी कि मिश्रण को 2 भागों में बांटा गया है, एक है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ है ना, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक, ठीक है। तो अब हम बता ही देते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिलना, ऐसे ही मिल जाओ कि कोई भी अनुपात नहीं कि 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, ऐसे नहीं है तो हमारे पास जल बन जाएगा, ऐसे नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कैसे भी मिल जाओ, कोई भी 2 से ज़्यादा पदार्थ हो या 2 पदार्थ हो, सभी ऐसे कैसे ही मिल जाओ, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। अब मिश्रण मिल तो गए, ठीक है मिल गए, अब वो अगर अच्छी तरह से मिल गए, अच्छी तरह से घुल गए,
अब उनको अलग ही नहीं किया जा सकता अगर दोबारा से अलग किया रहे तो, कि भाई मैं गलती से घोल दिया इसमें ये वाला पदार्थ, अब इसको मुझे अलग करना है, अब वो अलग हो ही नहीं रहे, तो वो तो है समांगी मिश्रण। और अगर हो गए, यानी कि मैंने उन्हें मैं अच्छी तरह मिला दिया, लेकिन फिर भी बाद में मुझे लगा कि ये तो सही तरह मिले ही नहीं, हमें दूर से ही दिख रहे हैं, हाँ भाई ये तो मिला ही नहीं, तेल और पानी को मिलाओ, अरे तेल तो ऊपर ही आ गया है, तेल तो ऊपर ही आ गया, तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे पता है? मैं तो करता ना, तो मैं तो मेरा देहाती उपयोग करता, देहाती तरीका, मतलब एक कीप लेता, कीप में उस पूरे को डाल देता, ऊपर तेल आ जाता, अब नीचे अपना हाथ लगा रखता मैं उस कीप के, अब उस कीप जो नीचे से हाथ लगा रखा था ना, इस तरह अंगुली लगा लेता और उसको हटा देता, पानी नीचे सारा चला जाता, जब तेल आता हटा लगा दी, तेल और पानी अलग अलग, तो अलग अलग हो गए, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। अब उसका भी देखो मिश्रण है, तो मैंने तेल और पानी को निश्चित अनुपात में लिया होगा कि 2:1 में लूंगा मैं, ऐसा नहीं मैं पानी भी कितना ही डाल दूं, तेल भी कितना ही डाल दूं, जरूरी है। तो वो मिश्रण तो हो गया कि भाई तेल और पानी दो पदार्थ है, उनको अनिश्चित अनुपात किसी भी अनुपात में मिला दिया, ऐसे ही फालतू ऐसे ही डाल दिया हमने, तो वो मिश्रण तो हो गया। अब कौन सा मिश्रण है भाई? विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, उनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे तो हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। ओके, तो देखिए दोस्तों, विषमांगी मिश्रण हम उन्हें ही कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा ही गया है, एक तो तत्व, एक यौगिक। तत्व जो कि एक ही होता है, और यौगिक यानी कि दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उसे यौगिक कहेंगे। ठीक है, और जिस तरह तत्व के उदाहरण नाइट्रोजन अकेला हो गया, ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, जो स्वतंत्र है, प्रकृति में स्वतंत्र हैं, अकेले हैं। अब चलो इनको पढ़ देते हैं एक बार। अब देखो जो मिश्रण होता है, मिश्रण में जिस तरह मैं जल ले लूं, नहीं जल नहीं, और कुछ ले लेते हैं, जिस तरह कोई कुछ भी ले लिया हमने, पानी और तेल का मिश्रण ले लिया, इस तरह कुछ भी ले लिया हमने। ठीक है, अब वो दो हैं, पानी भी है एक तेल भी है, तो क्या पता तेल भी शुद्ध पदार्थ हो और पानी भी शुद्ध पदार्थ हो, तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ तो मिश्रण के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे, जब किसी पदार्थ के किसी सभी संगठक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं तो इसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जब किसी पदार्थ के सभी संगठक कण जिससे वो मिलकर बना है, अगर वो रासायनिक रूप से समान है तो वो शुद्ध पदार्थ है। अगर उसके कण है ना, वो अगर शुद्ध है, रासायनिक रूप से समान है, तो ही वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, मिश्रण में विभिन्न प्रकार के कण हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं क्या, होते ही है। शुद्ध पदार्थ जिनसे मिश्रण बनता है मिश्रण के घटक कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ है ना, वो मिश्रण में काम में लिया जाता है, तो वो मिश्रण के क्या कहलाएंगे? घटक कहलाएंगे। मिश्रण में दो या अधिक पदार्थों के कण किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं, ये आपको मैंने बता ही दिया। अब आपके आसपास उपस्थित अधिकांश पदार्थ मिश्रण है। उदाहरण के लिए चीनी का विलयन, हवा, चाय आदि सभी मिश्रण होते हैं। समांगी और विषमांगी हो सकता है, कोई भी मिश्रण या तो विषमांगी होगा या फिर समांगी होगा। समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं, एक दूसरे में अच्छी तरह मिश्रित हो गए तो समांगी मिश्रण, अर्थात इसका अर्थ यह है कि घटकों के कण संपूर्ण रूप से मिश्रण में एक रूप से बिखरे हुए हैं। ऐसे नहीं कि भाई
कई सारे कण तो इकट्ठे होकर एक साइड में है और कई सारे कण एक साइड में है, ऐसे नहीं है। सारे जो कण है ना वो अच्छी तरह इसमें मिले हुए हैं, समान रूप से हर एक जगह बिखरे हुए हैं। पूरे मिश्रण का संगठन एक समान होता है। जो पूरा मिश्रण है उसका संगठन बनना एक समान होता है। जल में चीनी का विलयन, हवा समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विपरीत, इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण ही है। विषमांगी मिश्रण का संगठन है वो पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होता, यानी कि इसका जो निर्माण है वो एक समान नहीं होता, यानी कि चारों तरफ जो पूरा मिश्रण होता है उसमें उसके कण है ना वो एक समान रूप से नहीं फैले होते हैं। सब बात, कभी कभी तो विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। जब कभी कभी जो उनके जो विभिन्न घटक हैं उनको अलग अलग देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक, चीनी ले लो और नमक ले लो, तो गौर से देखो तो चीनी और नमक अलग अलग आराम से दिख जाएंगे। अब देख लो नमक, ठीक है, और दाल के दाने और कुछ छोटे छोटे कंकड़ ले लो, अब उनमें भी दाल के दाने और कंकड़ अलग अलग से दिख जाएंगे। तो ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त ऐसे मिश्रणों के अन्य उदाहरणों के बारे में आप सोच सकते हैं, कुछ भी सोच लो। यहाँ यह बताना उचित होगा कि मिश्रण के घटकों को, जो मिश्रण के घटक हैं उनको हाथ से बीनने, छानने, क्रिस्टलन, आसवन आदि भौतिक विधियों के उपयोग से अलग किया जा सकता है। ये भौतिक विधियाँ है। हाथ से हम बीनेंगे, जो दाल और कंकड़ है तो उसमें से मैं दाल को भीड़ूँ या कंकड़ को, चलो मैं कंकड़ को भीन रहा हूँ तो उनको अलग अलग कर दूंगा हाथ से बीन कर, तो ये भौतिक विधि से मैं उनको अलग अलग कर सकता हूँ। उस मिश्रण के घटक हैं उनको। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ के अभिलक्षण मिश्रणों से भिन्न होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ, उसके जो अभिलक्षण, जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग, यानी कि मिश्रण है ना उससे तो अलग ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं अब देखते हैं। शुद्ध पदार्थों के कणों का संगठन निश्चित होता है भाई, निश्चित। मिश्रणों में दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ घटक हो सकते हैं। जो मिश्रण है ना उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ शुद्ध पदार्थ के घटक हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने। जिस तरह चीनी और कंकड़ का मिश्रण है तो उसमें जो चीनी और कंकड़ है तो वो शुद्ध पदार्थ होंगे, तो मिश्रण में शुद्ध पदार्थ के ही तो घटक हुए ना। ठीक है, तो जो किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहते हैं। और उसका संगठन भिन्न भिन्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चांदी, अब देखो उनका संगठन भिन्न हो सकता है। तांबा, चांदी, सोना, जल, ग्लूकोज आदि शुद्ध पदार्थों के उदाहरण हैं। वो तो मिश्रण की बात हो रही थी, बीच में मिश्रण की बात दे दी उन्होंने। ठीक है, वैसे ये सभी किसके हैं, शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हैं। ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। C6H12O6, C तो 6, H12 है और O6 है, कि भाई कार्बन लेने हैं तो 6 ही लेने हैं, हाइड्रोजन तो 12 ही देंगे और ऑक्सीजन का तो काम ही 6 बनकर ही हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, इसके सभी कणों का संगठन एक जैसा होता है। इसके जो सभी कण हैं उनका संगठन है वो एक जैसा होता है, एक निश्चित अनुपात में ही मिलकर बने होते हैं। अन्य शुद्ध पदार्थों की तरह ग्लूकोज का भी एक निश्चित संगठन है कि भाई कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 से मिलकर ही मैं बनूंगी कौन, ग्लूकोज कहती है ऐसा। इसके अतिरिक्त ग्लूकोज के संगठकों कौन कौन से घटक, उनको संग्रहित कर लो, उसे हम कह देंगे संगठक। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को सामान्य भौतिक विधियां ले लो भाई, मैं बीनकर अलग करूंगा। कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, अच्छा, अरे ऑक्सीजन रहेगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करोगे क्या आप अलग,
हैं, करोगे? नहीं कर सकते ना, तो भौतिक विधियों से आप किसी भी भौतिक विधि का उपयोग कर लो, उनको अलग नहीं किया जा सकता। आप किसी भी भौतिक के विधि का उपयोग कर लो, चाहे भौतिक विधियों से उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। शुद्ध पदार्थों को पुनः तत्व यौगिकों में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थों को तत्वों और यौगिकों में बांटा गया है। ये क्या खास बात है, इस साइड हमने पढ़ ही लिया है उसके बारे में। इनमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। ये कम परमाणु और अणु हो सकते हैं। एक ही प्रकार के तो कण हो सकते हैं, और ये कण है ना, वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, या तो वो ओनली एंड ओनली H2O में है, तो H2 तो अणु है, और O है वो परमाणु है। तो ये जो हैं कण, वो या तो अणु हो सकते हैं या परमाणु हो सकते हैं। इसके बारे में आप पिछली कक्षाओं से परमाणु और अणुओं से परिचित हैं। परमाणु क्या क्या होता है? परमाणु, व्हाट इज दिस? एटम। एटम को ही हम परमाणु कहते हैं, जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता हो, लेकिन क्या भाई, साधारण रूप से कहूँ ना मैं, तो भाई तत्वों को ही हम परमाणु कह सकते हैं, ठीक है। और जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाए और वो अणु होता है, मतलब H2 है वो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान है, O2 है वो स्वतंत्र अवस्था में अपने बलबूते पर रह रहा है, ठीक है, वातावरण में। तो O के आगे 2 और लग गया तो O2 बन गया ना, तो वो क्या है? अणु है। लेकिन आप उनके बारे में 1-2 में अवश्य ही पढ़ेंगे, हम विस्तार से पढ़ लेंगे वहाँ पर। अभी तो आपके लिए इतना ही जान लो। सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, चांदी आदि तत्वों के उदाहरण हैं, और इन सब में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, या परंतु विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जो विभिन्न तत्व के जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के परमाणु अलग है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के परमाणु अलग है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के परमाणु अलग है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। सोडियम और तांबे, सोडियम हो या तांबा हो, कुछ तत्वों के एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। जो सोडियम है या फिर तांबा है, सोडियम यानी तांबा यानी कि कॉपर, कुछ तत्वों के इन जैसे कुछ तत्वों में एकल परमाणु घटक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसे एकल परमाणु घटक हैं जो कि कणों के रूप में उपस्थित हैं इनमें, जबकि कुछ अन्य तत्वों के घटक अणु में होते हैं। जिस तरह कार्बन है वो प्रकृति में Na के रूप में ही है, Na2 के रूप में तो नहीं है ना, नहीं है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 के रूप में है, तो वो अणु के रूप में है। और जो ये है Na, वो सिर्फ परमाणु के रूप में है, कण के रूप में है। अब जिस तरह Cu है, Cu2 तो नहीं है ना, तो Cu ही है ना, तो बस इसीलिए ही तो ये परमाणु के रूप में, कण के रूप में है। और जो जिस तरह H2, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसके रूप में है? अरे भाई अणु के रूप में है। प्रकृति के बारे में बात कर रहा है। 2 या अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं क्या? अणु। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनता है। अतः हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसों में इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं, जो क्रम से 2 या 2 परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं, संयोजन से बनते हैं। क्या कह दिया हमने? अतः जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऐसी जो गैसें हैं, इनमें ये सभी इनमें इन तत्वों के परमाणु उपस्थित होते हैं, जो इन तत्वों के अणु उपस्थित होते हैं वायुमंडल में। जिस तरह H तो H2 के रूप में रहेगा वो, इस तरह अणु उपस्थित रहते हैं।
दो या दो से अधिक परमाणुओं के संयोजन से ये बनते हैं। अब H2 का उदाहरण ले लो। तो H2 है तो वो H परमाणु और H परमाणु इन दो के संयोजन से H2 मिलकर बना होता है। अब देखो चित्र 1.3 देख लो रे। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्सीयू हो गया, सोडियम हो गया। ये तो विभिन्न तत्व के क्या हो गए, परमाणु हो गए। अब इसी तरह हम H को, हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन का एक परमाणु, इन दोनों परमाणुओं को मिला दे तो हमारे पास H2 हाइड्रोजन का एक अणु बन जाता है। तो हमने इसी के बारे में पढ़ा है कि या तो भाई इसके रूप में परमाणु के रूप में रहेंगे या फिर हम अणु के रूप में रहेंगे। अणु किससे मिल के बनते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का उदाहरण, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लिया हमने और दूसरा परमाणु ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास O2 बन गया, यानी कि ऑक्सीजन का एक अणु बन गया। परमाणु एवं अणुओं का निरूपण इस तरह किया जाता है। अब देखते हैं हम आगे देखते हैं तो बढ़ते हैं। जब विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, जब विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु है वो विभिन्न अनुपात में संयोजित हो गए, जिस तरह मैं H2 ले लिया और प्लस में O ले लिया तो 2:1 के रूप में ले लिया इनको और इनको संयोजित कर दिया तो H2O बना दिया। तो ये H2O जो बना वो यौगिक है, यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। ठीक है, यौगिक बन गया है हमारे पास ये। किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों से अलग सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता। अब मैं कहूँ कि H2O है तो मैं कह दूं कि ऑक्सीजन को हटाओ, इसमें से हटाओ, हटा दोगे क्या? तो भौतिक विधियाँ यानी कि छानना, बीनना, ठीक है, फटकना, इस तरह फटक कर हट कर दोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो देख लो, तो ये इनको भौतिक विधियों से सरल पदार्थों में कन्वर्ट पृथक नहीं किया जा सकता। उन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है। जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, चीनी आदि आदि यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 1.4 चित्र में दिए गए हैं, देख लो एक बार नज़र घुमा के। H अरे रे बहुत नाइंसाफी हो गई इनके साथ। तो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है और ये O है, तो दो H मिलकर तो H2 बना दिया और O मिलकर O बना दिया, तो H2O यानी कि जल का एक यौगिक बन गया, जल का एक अणुओं का निरूपण हो गया। इसी तरह C है, C और O और O2 बन गया, तो CO2, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का निरूपण हो गया। ठीक है, जब हमें अणुओं का निरूपण करना होगा ना तो तब तो हम ऐसे लिखेंगे O, ठीक है, O लिख दिया। जब हमें अणुओं का निरूपण करना तो O, इस साइड H, इस साइड H, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का करना होगा तो C, इस साइड O, इस साइड O, इस तरह करेंगे जब हमें करना होगा। लेकिन जब हमें नहीं, मतलब ऐसे नहीं करना होगा, ऐसे ही डायरेक्ट लिखना होगा तो उसी तरह लिखेंगे हम। किस तरह? H2O CO2, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। आपने चित्र 1.4 में देखा कि जल के 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के अणु में 2 तो कार्बन उपस्थित हैं और 2 परमाणु कार्बन के और 1 परमाणु से संयोजित है। अरे ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हैं और कार्बन के 1 परमाणु से संयोजित है। देखो ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हैं, यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु और वो कार्बन का 1 परमाणु से क्या है, संयोजित है। ठीक है, अतः किसी यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित एवं स्थिर अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो जो भी किसी यौगिक के विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में अनुपात में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तभी हमारे पास यौगिक बनता है। ओके, अब यह तत्व, यह अनुपात किसी यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण होता है। जिस तरह हाइड्रोजन तो 2 ही लेना है भाई, ऑक्सीजन
एक ही लेना है, तभी हमारे पास जल बनेगा। तो ये अभिलाक्षणिक गुण है इसका, ठीक है। अब देखो, इसके साथ ही किसी यौगिक के गुणधर्म उनके घटक तत्व के गुणधर्म से भिन्न होते हैं। जो जिस तरह हाइड्रोजन के दो ये है और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला दिया तो H2O बन गया। तो इसके गुणधर्म और इसके गुणधर्म इन दोनों से अलग निकल के हाइड्रोजन जल के गुणधर्म आ गए, अलग ही है ये मतलब, ठीक है। अब कार्बन डाई है और कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन दोनों के गुणधर्मों से अलग ही कार्बन डाइऑक्साइड का गुणधर्म आ जाएगा। इस तरह जो बता रहा है इसमें कि किसी भी अनुपात, इसके साथ ही यौगिक के कुछ जो घटक हैं, घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होता है। जो यौगिक के गुणधर्म है वो घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसें हैं, उनके संयोजन से बना यौगिक जल एक द्रव है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, निश्चित अनुपात में मिलाया, तो हमारे पास क्या बन गया, द्रव बन गया, द्रव जल बन गया। जल एक द्रव्य होता है। यह भी जानना रोचक होगा कि हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलता है और ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। लेकिन जल देख लो, जल को हम आग मिटाने के लिए काम में लेते हैं ना, जबकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हमेशा आग को बढ़ावा देता है। लेकिन और देख लो, जो हाइड्रोजन है उसको जब हम तेज ध्वनि के साथ जलता है, वो पॉप ध्वनि होती है ना, उसके साथ जलता है। अब ये दोनों जलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मिलाया तो ये आग बुझाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो दो तत्व थे, जो घटक तत्व थे जिनसे मिलकर यौगिक बना था, तो घटक तत्वों के गुणधर्म अलग हो गए और जो यौगिक तत्व था उसके गुणधर्म अलग हो गए हैं। तो इस तरह अलग हो गए हैं इनके गुणधर्म, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम 1.3 द्रव्य के गुणधर्म, और उनका मापन कैसे किया जाता होगा। भौतिक एवं रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे और भौतिक गुणधर्मों का पालन देखेंगे, भौतिक गुणधर्मों का मापन देखेंगे, ठीक है। और मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में देखेंगे। उसके बाद इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई कमेंट कर दो बस, तुम तो चलो और कुछ नहीं, कमेंट कर देना बस, कैसा पढ़ाया, बस ये इसमें ही मैं खुश हूँ। और थोड़ा सा एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।